हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और अगर ओरिजिनली देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें ऐड किया गया। तो केवल उस टाइम 42nd में केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो ऐड हुई। लेकिन बाकी 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 के आसपास, तो उसमें जो है एक एक्स्ट्रा जो है ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी। तो टोटल इस टाइम जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं कि तो किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये फंडामेंटल ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जापान को छोड़ के। जापान के पास जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। बाकी किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री में हम देखेंगे तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस दी फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी। ठीक है, तो जो भी समाजवादी विचारधारा की जो जो भी कंट्रीज़ थी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया। तो जैसे जापान है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सेटअप किया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया। उसके बाद उसी के रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट की गई। तो देखिए ये इंटरनल इमरजेंसी के टाइम में जो है ये लगा ऐसा सरकार को कि जैसे लोगों को अधिकार जो मिले हुए हैं, तो लोग अधिकार कर तो अपना उपयोग कर ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अधिकार का, लेकिन वो अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का जो है गठन किया गया और उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पे जो है फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो स्टेट्स इट स्टेट्स द सिटीजन अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग द राइट ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। तो भाई ये देखा गया कि अगर आपको राइट्स दिए जा रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, तो इसीलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में। तो जो कांग्रेस सरकार थी वो जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड किया गया था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूडेड थी। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से रिकमेंडेशन थे जिसको इसमें जो 10 ड्यूटी थी तो उस 10 ड्यूटी में किन किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया। तो मेनली ये 3 चीज़ें हैं कि पहली ये कहती है कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी या पनिशमेंट। तो अगर मान लीजिए कोई भी ड्यूटी जो दिया जा रहा है, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अगर उसको कोई नहीं मानता है, उसका कोई पालन नहीं करता है उसको, या उसको मानने से इनकार करता है, रिफ्यूज़ करता है, तो उसके लिए पेनाल्टी या पनिशमेंट का एक प्रावधान होना चाहिए। तो इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। उसके बाद नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनाल्टी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर मान लीजिए कि जो पेनाल्टी या पनिशमेंट लग रही है उसके वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो ये वायलेशन जो होगा ये मींस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी लॉ बनाया जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्पोज करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू करने के लिए जो भी नियम या कानून बनाए जाएंगे, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे होंगे तो ऐसा आप कोर्ट में जाके कह सकते कि मेरे राइट्स का जो है वॉलेशन हो रहा है। तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये रिकमेंड किया गया था सरदार सिंह कमेटी के द्वारा। और तीसरा ये रिकमेंड किया गया था कि ड्यूटी टू जो पे टैक्सेस है, मींस टैक्सेस पे करने की जो ड्यूटी है वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी में आनी चाहिए। तो बाकी चीज़ें जो इनके द्वारा रिकमेंड की गई थी वो तो लिस्ट में हैं ही, लेकिन ये 3 और जो चीज़ें हैं वो हमारे लिस्ट में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिस्ट में नहीं है। अब देखते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, तो इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो पार्ट 4A ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, और पार्ट 4A में सिर्फ एक आर्टिकल था, आर्टिकल 51A, और आर्टिकल 51A में जो है वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। बाकी जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ, तो उसके द्वारा ये ऐड किया गया। और ये बोलता है, जो 11वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहता है कि ये सभी जो भी पेरेंट्स होंगे उनका ये कर्तव्य होगा कि अपने जो ऐसे बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे, सभी माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को वो शिक्षा प्रोवाइड करवाएं।
अब देखते हैं क्या क्या फंडामेंटल, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं हमारे। तो पहला ये है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का और नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का, हम इन सभी चीज़ों का क्या करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को हम रिस्पेक्ट देंगे। दूसरी हमारी ड्यूटी ये कहती है कि जो भी हमारे नोबल आइडियल्स होंगे, जो भी नेशनल स्ट्रगल या नेशनल फ्रीडम के टाइम में, जो फ्रीडम के टाइम में जिन लोगों ने भी सहयोग किया, साथ दिया, तो उनके हम आइडियाज़ को जो है वो उनसे हम इंस्पायर होंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। ठीक है, उनको फॉलो करेंगे। तीसरी हमारी ड्यूटी ये बोलती है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम अपने देश के सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद जब भी मान लीजिए ऐसी वॉर की कोई कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उस टाइम अगर हमें सरकार हमसे सर्विस लेना चाहती है, तो उस टाइम जो है, जब नेशनल सर्विस का जब टाइम आएगा, हमें बुलाया जाएगा जब, तो हमें अपनी कंट्री के लिए खड़े होना पड़ेगा। ठीक है। अगली ड्यूटी हमारी ये बोलती है कि हम प्रमोट करेंगे हार्मनी को और भाईचारे की जो भावना होती है, तो आपस में वो हम उस भावना को प्रमोट करेंगे। ठीक है, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, रीजनल हो, सेक्सुअल डाइवर्सिटीज़, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और हम ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे जिससे जो एक महिला का जो सम्मान है उसको ठेस पहुँचे। जैसे सती प्रथा वगैरह का जो सिस्टम था, उस चीज़ को एबॉलिश करने की बात हम समझ सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा जो हमारे कंट्री का जो रिच हेरिटेज है उसको हम प्रिज़र्व करेंगे, हमारे कल्चर को हम प्रिज़र्व करेंगे, और जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जैसे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड हैव टू कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए हम वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होगी। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी वगैरह को हम जो है वो डेवलप करेंगे। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी उसको हम सेफगार्ड करेंगे। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू ए हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो अपने देश को हम आगे और आगे बढ़ाने के लिए और तरक्की करें हमारा देश, तो इस दिशा में हम काम करेंगे। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, तो उससे ये कंपलसरी किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो होंगे, सभी माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उनको एजुकेशन देने का जो कर्तव्य होगा उनके माता पिता का भी होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये आपका जेथ क्लॉज तक था, तो बाद में ये के क्लॉज ऐड किया जाता है। जो के क्लॉज ये तुम आपकी जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड, और एज द केस में बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। अब देखते हैं क्या फ़ीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, क्या फ़ीचर्स हैं। तो जो कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो मोरल ड्यूटीज़ हैं, और कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो सिविक ड्यूटीज़ हैं। जैसे जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी लीडर्स थे उनके आइडियाज़ को चेरिश करना, ये हमारी मोरल ड्यूटीज़ हो जाएगी। और रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान और हमारा जो राष्ट्रध्वज है, जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जो है, तो इसको रिस्पेक्ट देना, ये हमारी सिविक ड्यूटी की कैटेगरी में आएगा। They refer to such values which have been a part of Indian tradition, mythology, religion and practices. They essentially contain just a codification of task, integral and Indian way of life. तो हम ऐसी वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे जैसे जो हमारी रिलीजन्स, जो हमारी प्रैक्टिस है, जो भारत का जो हमारा ट्रेडिशन है, तो उन सब चीज़ों को जो है हम एक तरह से जो अच्छी वैल्यूज़ हैं उनको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा तो ये सब चीज़ें जो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ अच्छे फीचर्स हैं। Unlike some fundamental rights which extends to all person whether citizen or foreigner, जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। सिटीजन्स को राइट मिले ही हैं, उसके अलावा कुछ राइट जो है फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी की जब बात आती है तो सिर्फ सिटीज़न को ही ये फॉलो करना है। जो इंडिया का सिटीज़न होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ उसके लिए है। जो फॉरेनर है उसके लिए यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है, उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरी नहीं है। लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑल्सो नॉन नेसेसिएबल। जैसे हमारा DPSP है,
वैसे ही सेम हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फोर्समेंट, ठीक है, संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया है इसके द्वारा जो है हम इसके डायरेक्ट इसको इन्फोर्स कर सकें, कोर्ट के द्वारा हम करवा सकें इस चीज़ को, ऐसा कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मोर ओवर देयर इज़ नो लीगल सैंक्शन, ठीक है, यहाँ कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं है। हाउएवर द पार्लियामेंट इज़ फ्री टू इन्फोर्स देम बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पूरा अधिकार है कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू करने के लिए, उसको फॉलो करवाने के लिए कोई लॉ, कोई भी नियम वगैरह जो है वो बना सकता है। इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट फ्री है। वैसे कई लॉ बनाए भी गए हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है, कैसे इसका लोग मीन्स कैसे इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एज इट डज़ नॉट कवर द अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़। जैसे कुछ ड्यूटीज़ को ये कवर नहीं करता है, जैसे वोट देने वाला जो अधिकार है, टैक्सेस पे करने वाला जो अधिकार है, या फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब हमारी ड्यूटीज़ में कवर नहीं होते। जो कि अगर आप देखेंगे तो जो टैक्सेस पे करने का जो नियम है, ड्यूटी जो ये टैक्सेस पे करने का जो ड्यूटी है, यशवंत सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड भी किया गया था, उसके बावजूद भी इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, इसको जोड़ा नहीं गया इसमें, ठीक है। कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो वैग है, एम्बिशियस हैं, और जो कॉमन लोग हैं उसको समझ नहीं सकते हैं, जैसे कि नोबल आइडियल्स हो गया, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर। तो ये सब जो वर्ड्स ऐसे हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो नॉर्मल आदमी समझ नहीं सकता, ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। They have also been described as the critics as a code of moral precepts due to their non-justiciable character। उसके अलावा क्रिटिक्स के द्वारा ये भी कहा जाता है कि ड्यूटीज़ का जो नेचर है वो जस्टिसिएबल नहीं है, तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भैया कि उनका मन करेगा तो फॉलो करेंगे, नहीं मन करेगा तो फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन सरदार सिंह कमेटी, यशवंत सिंह कमेटी थी, तो उसके द्वारा ये बोला गया था कि पेनाल्टी या पनिशमेंट जो है इसके लिए एक नियम बनाना चाहिए कि अगर जो फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा या उस पर पेनाल्टी लगेगी। लेकिन ये चीज़ भी यहाँ नहीं जोड़ा गया, तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब बाय द क्रिटिक्स एज सुपर फ्लॉज। दिस इज बिकॉज द ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल वुड बी परफॉर्म बाय द पीपल इवन दो दे वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो भी, अब सीधी बात है कि ड्यूटी का मान लीजिए कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कोई फॉलो करे कोई ना करे उसके ऊपर कोई ऐसा लीगल सैंक्शन वगैरह तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो वो लोगों के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फॉलो करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। तो लेकिन कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिसके लिए कानून वगैरह, नियम वगैरह जो है लॉ पास किए गए हैं, लेकिन सभी ड्यूटीज़ के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। द क्रिटिक्स सेड दैट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज एन अपेंडिज टू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिड्यूस देयर वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। तो क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इसी की वजह से, क्योंकि ये चीज़ कंपलसरी नहीं किया गया, तो ये इसके वैल्यू सिग्निफिकेंस को डिग्रेड करता है। दे शुड हैव बीन एडेड टू पार्ट 3, ठीक है, उसको पार्ट 4 में न ऐड करके इसको पार्ट 3 में ऐड करना चाहिए था। क्रिटिक्स का ये कहना है, जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है ड्यूटीज़ को जोड़ा जाना चाहिए था, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा होती, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि और सिग्निफिकेंस का क्या है। तो जैसे इन क्रिटिसिज्म देखिए, बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिक्स जो हैं वो क्रिटिसाइज़ किए हैं इसको, लेकिन उसके बाद भी हमारे कुछ सिग्निफिकेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। जैसे दे सर्व एज ए रिमाइंडर टू सिटीजन्स, ठीक है। तो ये सिटीजन्स के लिए क्या है, एक रिमाइंडर है कि भैया आपको अगर अधिकार मिला है तो आपका कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, ठीक है। वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स दे शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज़ दे ओ टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड टू फेलो सिटीजन्स। तो सही बात है, जो भी सिटीजन्स हैं उनके अपने देश के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, या जो लोग हैं, जो नागरिक हैं भारत के, उनके प्रति तो कोई कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमें अधिकार भी तो मिला हुआ है, तो हम अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा कोई कर्तव्य भी बनता है। दे सर्व एज वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एज ए वार्निंग भी हैं, जो भी एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज को जलाते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक वार्निंग की तरह है ये। दे सर्व एज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स, और एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सिटीजन्स के लिए, एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। द क्रिएट अ फीलिंग दैट द सिटीजन्स आर नॉट mere स्पेक्टेटर बट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल्स। तो ये हमें ऐसी फीलिंग देता है, ऐसी भावना ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है कि हम सिर्फ एक मुक्त दर्शक नहीं है, एक सिर्फ हम स्पेक्टेटर बन के नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। जो भी डेमोक्रेसी है हमारी, उसमें हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो चीज़ हमें ये रियलाइज़ कराती हैं, हमारे जो नेशनल गोल्स हैं उनका रियलाइजेशन करवाती हैं। दे हेल्प
द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। और ये देखिए कोर्ट्स की भी हेल्प करती हैं कि कोई लॉ वैलिड है कि नहीं है, उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। देखिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ इफ़ अ कोर्ट फाइंड्स दैट द लॉ इज़ इन क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू अ फंडामेंटल ड्यूटी। अगर कोई भी ऐसा नियम या कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी को इफेक्ट में लाने के लिए बनाया जा रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करवाने के लिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, इट में कंसिडर सच लॉ टू बी रीजनेबल। तो ऐसे लॉ को हम रीजनेबल मानेंगे। मीन्स अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, मान लीजिए वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है और आर्टिकल 18 को वायलेट कर रहा है, तो उसके बावजूद भी जो है, लेकिन हम फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करवाने के लिए जो हमारा कर्तव्य है, सरकार उसको पालन करवाने के लिए कोई नियम बना रही है, भले ही वो आर्टिकल 14 या 19 को वायलेट करता हो, लेकिन उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में, क्योंकि जो भी लॉ बनाया जा रहा है, जो भी नियम बनाया जा रहा है, वो फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए बनाया जा रहा है। दे आर इन्फोर्सेबल बाई लॉ। तो ये लॉ के द्वारा जो इन्फोर्स किया सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो इन्फोर्स कर सकती है। हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ देम। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो ऐसा नहीं कर सकती कि अगर आप इसको नहीं माने तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा या आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं जैसे कुछ लोगों के जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका क्या क्या कहना था। तो एच.आर. गोखले जो कि लॉ मिनिस्टर थे, गिव द फॉलोइंग रीजंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनके द्वारा कुछ रीजंस दिए गए। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पार्टिकुलरली ऑन द ईव ऑफ इमरजेंसी इन जून 1975, तो इमरजेंसी के टाइम में, जून 1975 के टाइम में, अ सेक्शन ऑफ द पीपल शोड नो एनेक्सिटी टू फुलफिल देयर फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस। तो कुछ लोग थे जो मीन्स अपने कर्तव्य के प्रति वो घोर लापरवाही दिखा रहे थे। ठीक है, जो भी मीन्स वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे अपनी कंट्री को। तो द प्रोविज़न फॉर द chapter on fundamental duties would have a sobering effect on these restless spirits who have had a host of anti-national, subversive and unconstitutional agitation in the past। तो ऐसे लोग जो मीन्स अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करते, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो या नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये एक ऑब्लिगेशन की तरह काम करेगा। तो इन लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको उस पर ये रोक लगाने का काम करेगा, क्योंकि सीधी बात है कि पार्लियामेंट जो है इससे रिलेटेड जो भी ये नियम कानून है वो बना सकता है। तो देखिए इंदिरा गांधी जी का कहना था कि द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्ग्यूड दैट देयर इंक्लूजन वुड बी टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। इनका ये कहना था कि ये हमारी डेमोक्रेसी को और मीन्स मजबूती प्रोवाइड करेगा। शी सेड द मोरल वैल्यूज़ ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वुड बी नॉट टू स्मूथ द राइट्स बट टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक बैलेंस बाय मेकिंग द पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज़ इक्वली एज दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। तो जैसे इनका ये कहना था कि डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा, जैसे लोगों को अधिकार दिए गए हैं वैसे ही लोगों को अपनी ड्यूटी को भी समझना होगा, अपनी ड्यूटी को भी पालन करना होगा। The opposition in the parliament strongly opposed the inclusion of fundamental duty in the constitution by Congress government। देखो अपोजिशन जो है इसको अपोज किया, लेकिन जो न्यू जनता गवर्नमेंट थी जिसके हेड थे मोरारजी देसाई, इन द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड डिड नॉट एनल द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन्होंने अपोज नहीं किया। द न्यू गवर्नमेंट सॉट टू अंडू मेनी चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो नई सरकार जो है 42वें संविधान संशोधन ले आके कई चेंजेस करती है, इसलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो उसी में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया जाता है। उसके बाद 43rd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट आता है। 42nd अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजंस को दबाने के लिए जो है ख़त्म करने के लिए 43rd और 44th अमेंडमेंट लाया जाता है। दिस शोज दैट देयर वाज एन इवेंचुअल कॉन्सेंस ऑन द नेसेसिटी एंड डिज़ायरेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ मोर क्लियर दैट द एडिशन ऑफ वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। तो बाद में जब 86 अमेंडमेंट होता है तो उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है और ऐड कर दी जाती है। तो ये दिखाता है कि मीन्स जो उस टाइम की जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी या जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो दोनों लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाने के सपोर्ट में थे। अब बात करते हैं वर्मा कमेटी के ऑब्जर्वेशन की। जो वर्मा कमेटी थी वो फंडामेंटल ड्यूटी को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई थी 1999 में। तो इसने देखते हैं क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई की। तो जैसे
मींस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट लाया गया 1971 में। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए ये एक्ट लाया गया है। तो क्योंकि पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉ बना सकती है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए लॉ बनाया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड ये है। वेरियस क्रिमिनल लॉज इन फोर्स प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट फॉर इनकरेजिंग इनिमिटी बिटवीन। अब जैसे मान लीजिए कोई जो है लोगों के बीच में जो है शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है। मान लीजिए लैंग्वेज के आधार पे या प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन के आधार पे जो है वो दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहा है या कोई बवाल मचा रहा है तो उसके लिए वेरियस क्रिमिनल लॉज हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो कि प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन। तो कास्ट और रीजन से रिलेटेड जो कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर आती है। 1955 में पास किया गया ये। उसके अलावा जैसे आईपीसी है, डिक्लेयर करता है इम्प्यूटेशंस एंड असर्शन प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज पनिशेबल ऑफेंस। तो आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जो जिसकी वजह से हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचता है तो वो भी जो होगा वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। उसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम यूएपीए भी बोलते हैं, ये लाया गया 1967 में। तो ये जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको जो ये अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है, ये हमारा यूएपीए जो एक्ट है 1967 का। उसके अलावा आरपीए एक्ट आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ये प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मींस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा अगर मान लीजिए वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या वोट्स वगैरह की हेरा फेरी करते हैं, रिलीजन धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, लोगों के बीच में जो है वो दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ या पीपल लोगों के बीच में जो ये मीन्स कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अगर वो भेदभाव लाते हैं या आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं तो वो उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे या तो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, वो कहीं के मेंबर नहीं रहेंगे। अब देखिए ट्रेड जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, स्पीसीज़ का जो लोग तस्करी वगैरह करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, उसको प्रोहिबिट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया, जो चेक करता है इंडिस्क्रिमिनेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज़। तो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ये जो भी लॉ बनाए गए हैं ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं ताकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।